अद्वैत किचन से जा चुका था और आध्या अपने दिल पर हाथ रखे उस दिशा में देखे जा रही थी जहां से वो गया था। उसे महसूस होता है कि उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा है और उसके पेट में अजीब सी गुदगुदी हो रही थी। वो अपने कमर के उस हिस्से पर हाथ रखती है जहां अद्वैत ने उसे छुआ था और उन पलों को याद कर उसका चेहरा खिल जाता है। तभी उसे अद्वैत की बात याद आती है जो उसने जाते वक्त कहा था और उस बात को याद कर वो फिर से शर्मा जाती है, लेकिन फिर खुशी से उछलते हुए कहती है, यस यस यस, उन्होंने मुझे छुआ, मुझे प्यार से छुआ उन्होंने, मतलब उन्हें मुझसे प्यार होने लगा है। मिस्टर मित्तल को मुझसे प्यार होने लगा है। अब मेरा इंतजार बहुत जल्दी खत्म होने वाला है जब वो खुद मुझे अपनी बाहों में भरेंगे। वो उछलते हुए ये सब कहती है, तभी उसका ध्यान केक पर जाता है जो कि बेक हो चुका था। वो मुस्कुराते हुए अपने सर पर चपत लगाती है, उफ़्फ़, उनके चक्कर में मैं केक को तो भूल ही गई, वो खुद से कहती है और ग्लव पहनकर केक बाहर निकालती है। वो उसे सजाने में लग जाती है। दूसरी तरफ अद्वैत कमरे में आता है तो उसे आध्या का घबराया और शर्माया हुआ चेहरा याद आता है और अपनी हरकत भी। तुम भी ना आध्या, पता नहीं मुझसे क्या क्या करवाओगी। तुम्हें देखकर अपना काबू खोने लगा हूं मैं। ऐसा तो नहीं था मैं, लेकिन तुम्हें देख मेरा मन करता है कि मैं तुम्हारे साथ शरारतें करूं और तुम ऐसे ही मुझसे शर्माती रहो। जो लड़का सिर्फ अपने बेटे को देख मुस्कुराता था, उसके मुस्कुराने की दूसरी वजह बन चुकी हो तुम आध्या। कुछ दिन पहले मैं उदास था तो तुमने मुझे एक कारण दिया था तुम्हारे बारे में सोच मुस्कुराने का, और आज जब तुम उदास थी तो मैंने तुम्हें एक कारण दिया है मुझे सोच मुस्कुराने का। अब कभी अगर कोई तुम्हारे सामने केक की बात भी करेगा तो तुम्हें मेरी हरकत ही याद आएगी। वो आईने के सामने खड़ा मुस्कुराते हुए मन ही मन कह रहा था। कुछ देर बाद सब खाना खा चुके थे और सोफे पर बैठ बातें कर रहे थे, तभी आध्या सबके लिए केक लेकर आती है तो अयान भागते हुए उसके पास चला जाता है। मम्मा पहला पीच मुझे चाहिए, वो केक के तरफ लपकते हुए कहता है तो आध्या अपना हाथ ऊपर करते हुए कहती है, बेटा गलत बात। देखो यहाँ सब बैठे न, इसलिए सबको साथ में मिलेगा और मेरा अयान तो अच्छा बच्चा है न, इसलिए मम्मा अयान को अपने हाथों से खिलाएगी। ठीक है। उसकी बात सुन अयान हाँ में सर हिला देता है तो आध्या केक के पीसेज एक एक कर सबको देने लगती है। वो अद्वैत के तरफ बढ़ाती है तो वो न में सर हिलाते हुए कहता है, मुझे ज्यादा मीठा पसंद नहीं है। आध्या कुछ देर उसे घूरती है लेकिन फिर उसकी प्लेट लेकर दक्ष के तरफ बढ़ जाती है। देवर जी, आपके भाई को तो ज्यादा मीठा पसंद नहीं तो उनका हिस्सा आप ही खा लीजिए वरना ये वेस्ट हो जाएगा। वो अद्वैत को तिरछी नजरों से देख मुस्कुराते हुए कहती है। उसकी बात सुन दक्ष अद्वैत के तरफ देखता है तो जो उसे ही घूर रहा था मानो कह रहा हो कि तुम केक लेकर दिखाओ, फिर बताता हूं मैं तुम्हें। भाभी, मेरा पेट बहुत ज्यादा भर चुका है इसलिए मैं एक ही पीस खा पाऊंगा। आप एक काम क्यों नहीं करती, ये केक आप फ्रिज में रख दीजिए, जिसको खाना होगा वो बाद में खा लेगा। वो जबरदस्ती की मुस्कुराहट अपने होठों पर लाकर कहता है, सही कह रहे हैं आप। क्या पता रात में किसी को मीठा ज्यादा पसंद आने लगे। वो अद्वैत के तरफ देख कहती है और उस बचे हुए पिस को उठाकर फ्रिज में रख आती है और वापस
आकर अयान को केक खिलाने लगती है। हम आध्या, केक बहुत ही अच्छा है और ज्यादा मीठा भी नहीं है। आराधना जी केक टेस्ट करते हुए कहती है, वाकई तुमने केक बहुत अच्छा बनाया है बेटा। राघव जी कहते हैं, भाभी, मैंने सच में इससे अच्छा केक पहले नहीं खाया। दिव्या केक का टुकड़ा मुंह में लेते हुए कहती है। उन सब की बात सुन आध्या मुस्कुरा देती है, और मेरे कपकेक, आपको कैसा लगा केक? आध्या अयान के तरफ देख पूछती है। मम्मा, ये सच में बहुत ज्यादा टेस्टी है। अयान कहता है, आपके के लिए ही तो बनाया है मैंने। लो और खाओ। आध्या उसे एक और केक का टुकड़ा खिलाते हुए कहती है। अद्वैत इस वक्त उन दोनों को घूर रहा था। पता नहीं क्यों आध्या को अयान के साथ देख उसे थोड़ी थोड़ी जलन हो रही थी। कभी मुझे तो इतने प्यार से नहीं खिलाया कुछ। कहने को तो कहती है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन आज तक प्यार से खाना तक नहीं खिलाया मुझे। वो चिढ़ते हुए अपने मन में सोचता है, ओफो अद्वैत, क्या कर रहे हो तुम? बच्चा है वो तुम्हारा। अपने बच्चे से कोई ऐसे जलता है क्या? उसका दिमाग उसे याद दिलाते हुए कहता है, अरे हो, बच्चा ही तो मैं मेरा। भला मैं इससे क्यों जल रहा हूँ? मैं भी ना। वो खुद में बड़बड़ाता है और वहां से उठ अपने कमरे में चला जाता है। वो कमरे में आता है। उसे पता था कि अभी आधे घंटे तक आध्या कमरे में नहीं आने वाली और उसे ये सही समय लगता है आदर्श से यश के बारे में बात करने का। वो अपना फोन उठाता है और आदर्श को फोन लगा देता है। कौन है बे? जो रात के 10 बजे फोन कर रहा है? अगर अपनी नींद हराम करनी है तो करो, मेरी क्यों कर रहे हो? कौन बोल रहा है? आदर्श नींद भरी आवाज में कहता है, तुम्हारा जीजा। अद्वैत तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहता है। उसके कहते ही मानो आदर्श की नींद टूट जाती है। वो अपना फोन देखता है तो उसे अद्वैत का नंबर दिख रहा था। ओह जीजा जी, धन्य भाग्य हमारे, जो हमारे जीजा जी ने हमें याद किया। आदर्श उस पर तंज कसते हुए कहता है, मैं अभी बकवास सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, इसलिए अगर अब बकवास किया न तो मैं फोन में घुसकर मारूंगा तुम्हें। अद्वैत दांत पिसते हुए कहता है। ओहो, जीजा जी ने नई टेक्नोलॉजी वाले फोन की कंपनी खोली है, जिसमें अब हम घुसकर सामने वाले को मार सकते हैं। आदर्श उसे चिढ़ाते हुए कहता है। दोनों भाई बहन एक जैसे ही है। दोनों को मेरा खून जलाना कुछ ज्यादा ही पसंद है। वो अपना फोन दे बड़बड़ाता है और दोबारा फोन कान पर लगाकर आदर्श से कहता है, साले साहब, अगर आपका मेरे फोन की कंपनी में इंटरेस्ट लेना हो गया हो तो कुछ काम की बात करे। हम पर जो भी कहना हो जल्दी कहना, मुझे सोना भी है। आदर्श उबासी लेते हुए कहता है। हो जैसे मैं तो रात भर उल्लू के जैसे जागने वाला हूँ। अद्वैत बड़बड़ाता है लेकिन फिर सीरियस होकर कहता है, ये यश और आध्या का रिश्ता कैसा है? तुमने ये पूछने के लिए मुझे अभी फोन किया है? आदर्श कहता है, जितना पूछा है उतना जवाब दो। अद्वैत गंभीर आवाज में कहता है, कैसा है? क्या मतलब? हमारे मामा का बेटा है वो और आध्या को अपनी बहन के तरह मानता है वो, तो उनके बीच भाई बहन वाला ही रिश्ता होगा न? आदर्श भी गंभीर आवाज में कहता है। अद्वैत की आवाज में गंभीरता महसूस कर अब वो भी अच्छे से बैठ चुका था।
नहीं आदर्श, मुझे ऐसा नहीं लगता। तुमने कभी आध्या को नोटिस किया है? जब वो यश के पास रहती है, वो कहता है हाँ। वो उसके सामने ज्यादा बोलती नहीं है। वो तो उसके रहते हमारे पास भी नहीं आती है जब तक हम न कहे। आदर्श उन सारे पलों को याद कर कहता है जब यश के सामने आध्या जाने से हिचकिचाती है। एग्जैक्टली। जहां तक हम आध्या को जानते हैं वो ज्यादा देर तक चुप रहने वाली लड़की नहीं है, और उन लोगों के सामने तो बिल्कुल नहीं जिन्हें वो अपना मानती है। अद्वैत कहता है तो अब आदर्श को उसकी बातें कहीं ना कहीं समझ आने लगती है। मुझे नहीं लगता जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ है, आदर्श कहता है। जब आज आध्या के देर होने पर मैं उसे लेने तुम्हारे घर आया था तो वो भागते हुए आकर मेरे गले लगी थी। वो कांप रही थी, घबरा रही थी, और तुम्हें पता है यश उसके पीछे था। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि आध्या ने चूहा देख लिया और वो उसी वजह से डर गई। तुम बताओ, क्या तुमने देखा है कभी आध्या को किसी चूहे के डर से कांपते हुए? अद्वैत सुबह वाली बात को याद करते हुए कहता है। नहीं। हाँ, आध्या चूहे से डरती है, पर इतना नहीं कि वो डर से कांपने लगे। आदर्श तुरंत कहता है, उम्मीद करता हूँ तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी। अद्वैत कहता है तो आदर्श को यश पर गुस्सा आने लगता है। अगर उसने आध्या के साथ कुछ किया होगा न अद्वैत, तो मैं उसके हाथ तोड़ दूंगा। आदर्श गुस्से में कहता है। रिलैक्स, पहले हमें पता लगाना होगा कि आखिर बात क्या है इनके बीच। अद्वैत उसे शांत करते हुए कहता है। हालांकि ये बात सोच गुस्सा तो उसे भी आ रहा था। मेरे पास एक प्लान है, आदर्श कुछ सोचते हुए कहता है। क्या? अद्वैत पूछता है। 3 दिन बाद हमारे घर एक छोटा सा फंक्शन है जिसमें माँ ने लगभग हमारे सारे रिश्तेदारों को बुलाया है। यश भी वहां होगा और उस समय हम उसकी हर हरकत पर नजर रखेंगे। आदर्श कहता है तो अद्वैत को उसका प्लान अच्छा लगता है। ठीक है, फिर उस दिन हम आध्या और यश दोनों पर नजर रखेंगे, और अगर यश गलत निकला तो उसे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। अद्वैत कहता है, और उसके बाद दोनों ही एक दूसरे को बाय बोलकर फोन रख देते हैं। अद्वैत आदर्श से बात कर फोन रखता है। तभी आध्या कमरे में आती है। किससे बात कर रहे थे आप? वो उसे हाथ में फोन पकड़े देख कहती है। क्यों शक हो रहा है क्या कि मैंने कहीं तुम्हारे लिए सौतन तो नहीं ढूंढ ली? अद्वैत उसे चिढ़ाने के लहजे से कहता है। तो आध्या हंसने लगती है। अब पागलों के तरह हंस क्यों रही हो? मैंने कोई जोक मारा क्या? वो हल्का चिढ़ते हुए कहता है। मेरी सौतन, वो भी आप लाएंगे? सीरियसली मिस्टर मित्तल, ये जोक तो नहीं, पर उससे कम भी नहीं था। आध्या हंसते हुए बिस्तर पर बैठ कहती है। क्यों नहीं ला सकता क्या? वो आंखें तरेड़ते हुए कहता है। अरे मिस्टर मित्तल, पहले मुझसे तो प्यार कर लीजिए, फिर मेरी सौतन लाने के बारे में सोचिएगा आप। आध्या मुस्कुराते हुए कहती है। अच्छा। अद्वैत उसके तरफ बढ़ते हुए कहता है। तभी उसका पैर कारपेट में फंस जाता है और वो सीधा आध्या के ऊपर गिरता है, जिससे आध्या पीछे के तरफ बेड पर लेट जाती है। उसके पैर अभी भी नीचे लटक रहे थे। अद्वैत ने अपने दोनों हाथ आध्या के दोनों तरफ रख खुद को पूरी तरह उस पर गिरने से बचाया हुआ था। वो एक पल को तो हैरान था, लेकिन फिर आध्या की बात याद कर उसका मन अब शरारत करने का हो रहा था। आध्या अपनी आंखें बड़ी किए हैरानी से उसे ही देख रही थी। ये सब इतनी अचानक हुआ था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आया।
उसकी हंसी भी अब तक बंद हो चुकी है। तो क्या कह रही थी तुम? अद्वैत उसे घूरते हुए कहता है। मैं कहाँ कुछ कह रही थी, आध्या अटकते हुए कहती है, क्योंकि अद्वैत को अपने इतने पास देख उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। तुम कह रही थी ना कि पहले मुझसे प्यार कर लीजिए फिर मेरी सौतन लाने का सोचिएगा। तो बताओ करूँ तुम्हें प्यार? अद्वैत अपने दाएं हाथ से उसके चेहरे पर आई लट को हटाते हुए कहता है। मिस्टर मित्तल, आध्या अपनी आंखें हल्की बंद कर कहती है तो अद्वैत उसके होठों पर अपनी दाएं हाथ की उंगली रखते हुए कहता है, शश। अद्वैत, अद्वैत नाम है मेरा और आज से तुम मुझे मिस्टर मित्तल नहीं अद्वैत कहोगी। समझ में आई बात? वो कहता है तो आध्या न में सर हिला देती है। वो अपनी आंखें सिकोड़ता है तो वो फट से हाँ में सर हिला देती है। पहले डिसाइड कर लो कि तुम कहना क्या चाहती हो? अद्वैत हल्के चिढ़ से कहता है तो आध्या मन ही मन मुस्कुरा उठती है। आपको मेरे मिस्टर मित्तल बोलने से क्या प्रॉब्लम है? वो उसे और चिढ़ाने के इरादे से कहती है, तुम मेरी बिजनेस पार्टनर हो? आध्या न में सर हिला देती है। मेरी कोई डॉक्टर हो या किसी ऐसे मॉल की मालिक हो जहां से मैं कपड़े खरीदता हूं? आध्या दोबारा न में सर हिला देती है। तो फिर कोई अजनबी हो? आध्या फिर से न में सर हिला देती है। फिर मुझे मिस्टर मित्तल क्यों बुलाना है तुम्हें? अद्वैत पूरा चिढ़कर कहता है तो आध्या मुस्कुराने लगती है। पर मैं पहले भी तो आपको मिस्टर मित्तल बोलती थी तब तो आपको फर्क नहीं पड़ता था, वो मासूमियत से कहती है। पहले मैं ध्यान नहीं देता था पर अब देने लगा हूं, तो अब से तुम मुझे मिस्टर मित्तल नहीं अद्वैत बुलाओगी। वो अपना मुंह दूसरी तरफ घुमाते हुए कहता है। और अगर मैं न बुलाऊं तो? आध्या चुनौती भरे लहजे में कहती है। तो फिर मुझे अपने तरीके से तुम्हारे मुंह से अद्वैत बुलवाना होगा और यकीन मानो मेरा तरीका तुम्हें पसंद नहीं आएगा। अद्वैत शरारती मुस्कुराहट के साथ अपने अंगूठे से उसके होठों को सहलाते हुए कहता है तो आध्या का चेहरा लाल हो जाता है। उसे अद्वैत की बातें और उसका इशारा साफ समझ आ रहा था। दूर हटिए मुझसे। वो अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर अपने दोनों हाथ अद्वैत के सीने पर रख उसे अपने ऊपर से हटाते हुए कहती है। क्यों? अभी तुम ही तो चाहती थी ना कि मैं तुमसे प्यार करूं। अब कोशिश कर रहा हूं तो मुझे दूर क्यों धकेल रही हो? अद्वैत खड़ा होकर कहता है। हाँ, तो मुझे कौन सा पता था कि आप सीरियस हो जाएंगे? वो अपने शर्म से लाल हो चुके चेहरे को अपने दोनों हाथों से छुपाते हुए कहती है तो उसे ऐसे देख अद्वैत मुस्कुरा देता है और पानी के जग के तरफ बढ़ जाता है क्योंकि उसे प्यास लगी हुई थी लेकिन पानी का जग खाली था। वो जग उठाता है और किचन के तरफ बढ़ जाता है। आध्या को जब अद्वैत की आवाज काफी देर तक सुनाई नहीं देती तो वो अपने चेहरे से हाथ हटाती है और कमरे के चारों तरफ देखने लगती है। ये कहाँ गए? अभी तो यही थे। हे भगवान, कहीं ये सच में मेरी सौतन लाने का तो नहीं सोच रहे हैं ना? वो अपने सर पर हाथ रख बड़बड़ाती है और उठकर कमरे से बाहर चली जाती है। उसे वहां भी अद्वैत नहीं दिखता तो वो नीचे उतरने लगती है। तभी उसका ध्यान किचन के तरफ जाता है जहां की लाइट्स जली हुई थी। वो समझ जाती है कि अद्वैत वहीं गया है। वो भी उसी तरफ बढ़ जाती है। वहीं अद्वैत किचन में आता है और पानी निकालने के लिए फ्रिज खोलता है तो उसका ध्यान आध्या द्वारा बनाए गए केक पर जाता है। उस समय तो वो बस आदर्श से बात करना चाहता था, इसलिए केक पर
ज्यादा ध्यान नहीं दिया था उसने, लेकिन अब केक देखकर ही उसे भूख लगने लगी थी। वो केक के तरफ हाथ बढ़ाता है, तभी उसके मन से आवाज आती है, ये क्या कर रहे हो अद्वैत? उस समय तो तुमने इतरा कर कहा था कि तुम्हें मीठा ज्यादा पसंद नहीं, और अब तुम इसे खा रहे हो। किसी को पता चला तो क्या ही सोचेगा? उसका दिमाग कहता है, अरे खा लो यार। उन्हें कौन बताएगा कि ये केक तुमने खाया है? खा लो। वैसे भी तुम्हारी बीवी ने बड़े प्यार से केक बनाया था। सुबह कोई खाली प्लेट देखेगा भी तो यही सोचेगा कि ये दक्ष ने खाया है। उसका दिल बोलता है। वो कुछ देर सोचता है, लेकिन फिर वो दिल की सुनता है और केक बाहर निकालता है। वो वही किचन काउंटर पर बैठ केक खाने लगता है। ओहो, तो यहाँ ये सब चल रहा है। अभी उसने आधा केक खाया ही था कि तभी आध्या की आवाज आती है। वो अपने मुंह में लिया हुआ बाइट निगलता है और पीछे मुड़ शिकायत भरी नजरों से आध्या को देखने लगता है। अलेले मेरे प्यारे बच्चे को केक पसंद आ गया। पहले तो नहीं आ रहा था। वो ऐसे कहती है जैसे वो किसी बच्चे से बात कर रही हो। इस वक्त अद्वैत उसे किसी बच्चे से कम नहीं नजर आ रहा था। उसे अद्वैत को देख ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चा छुपकर अपनी पसंदीदा चीज खा रहा हो और उसने आकर उसकी चोरी पकड़ ली, और अब वो अपनी आंखों में शिकायत लेकर उसे ही देख रहा है। तुम कुछ देर मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती? अद्वैत चिढ़ भरी आवाज में कहता है। वो क्या है ना? मुझे लगा कहीं आप सच में मेरी सौतन लाने का प्लान तो नहीं बना रहे। वो अपने दुपट्टे के कोने को अपनी उंगली पर लपेटते हुए कहती है। आह, मैं ही पागल था जो मैंने सौतन वाली बात निकाली। वो हल्के गुस्से में कहता है। आपको आज पता चला? मुझे तो उसी समय पता चल गया था जब मैं आपसे मिली थी। वो मुस्कुराते हुए कहती है तो अद्वैत उसे घूरने लगती है। अच्छा ठीक है, अब ऐसे घुरिए मत मुझे। जमीन को देख हल्की शर्माती आवाज में, वो क्या है ना? मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगता है, और हाँ अच्छे से केक खाइए। मैं किसी से कुछ नहीं बोलूंगी। वो उसे खुद को घूरते देख मुस्कुराते हुए कहती है और वहां से जाने लगती है। क्या लड़की है ये? इनफैक्ट ये लड़की नहीं, पूरी की पूरी बवाल है जो मुझे पागल करके मानेगी। अद्वैत मन ही मन सोचता है और फिर आध्या के तरफ देख कहता है, रुको जी। आध्या कहती है, अब आ ही गई हो तो थोड़ी देर मुझे कंपनी दे दो, फिर साथ में चलते हैं। वो कहता है, ठीक है। आध्या कहती है और उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है। चलो, मेरा हो गया। अद्वैत केक का आखिरी टुकड़ा खाकर कहता है और किचन काउंटर से उतर जाता है। वो सिंक के पास आकर प्लेट धोने लगता है तो आध्या कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप? रहने दीजिए, मैं साफ कर दूंगी। मेरी माँ ने मुझे इतना तो सिखाया है कि अपने खाए हुए बर्तन मैं खुद धो सकता हूँ। वो कहता है तो आध्या चुप हो जाती है। चले? अद्वैत प्लेट धोने के बाद कहता है। एक मिनट, आध्या कहती है और अपने दुपट्टे से उसके होठों के ऊपर लगे चॉकलेट को साफ करने लगती है। उसकी नजदीकी से अद्वैत की धड़कनें बढ़ने लगती है और वो आध्या को देखने लगता है, जिसका ध्यान उसकी होठों के ऊपर लगी चॉकलेट साफ करने में था। अब ठीक है, चलिए, आध्या कहती है तो अद्वैत हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद दोनों ही अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन आध्या नीचे आती है। अभी सुबह के 7 बज रहे थे और सबके उठने का
समय 8 बजे था, इसलिए अभी तक कोई नहीं उठा था। आध्या अपने लिए चाय बनाने किचन के तरफ जाने लगती है, तभी डोरबेल बजती है। इतनी सुबह सुबह कौन हो सकता है, वो खुद से कहती है और दरवाजा खोलने जाती है। वो दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर कोई नहीं था। वो इधर उधर देखती है तो उसकी नजर नीचे रखे बॉक्स पर पड़ती है, जिसे देख उसकी आंखें सिकुड़ जाती है। अब ये किसका बॉक्स है और यहाँ क्या कर रहा है? वो सोचती है और बॉक्स उठाने लगती है, लेकिन कुछ सोचकर रुक जाती है। क्या ये आयशा की कोई नई चाल है? अब इस बॉक्स में क्या भेजा है उसने? कौन सा नया चाल चलने वाली है वो सोचती है और वो बॉक्स उठाकर गेट बंद करती है और अंदर आ जाती है। वो टेबल पर बॉक्स रख उसे खोलती है तो उसके खोलते ही एक गुड़िया उछलते हुए बाहर आकर सीधा जमीन पर गिरती है। ये देख आध्या थोड़ी पीछे हो जाती है और अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। उसकी चीख बस निकलते निकलते बची थी। वो घबराई हुई थी और उसका दिल डर के मारे जोर जोर से धड़कने लगता है। वो उस गुड़िया को उठाती है तो उसे देख लग रहा था मानो उस पर कई बार चाकू से वार किया हो, क्योंकि उसके कपड़े कई जगह थोड़े थोड़े फटे हुए थे और उसके ऊपर एक कागज चिपकाया हुआ था। आध्या उस कागज को देखती है तो उस पर अयान का नाम लिखा हुआ था। ये देख उसका डर उसके गुस्से में बदल जाता है। वो बॉक्स के अंदर झांकती है तो अंदर एक स्प्रिंग और एक कागज का टुकड़ा था। वो उस कागज को बाहर निकालती है और उस पढ़ना शुरू करती है। सुना है अयान वो कड़ी है जिसने तुम्हें और आध्या को जोड़ा है, जिसके वजह से तुम और आध्या एक दूसरे के करीब आ रहे हो, तो सोच रही हूँ उस कड़ी को ही मिटा दूं। अच्छा आइडिया है ना? तुम दोनों का रिश्ता भी उस बच्चे के वजह से जुड़ा था और टूटेगा भी उस बच्चे के वजह से। फिर भी अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो आध्या को छोड़ दो अद्वैत। इसी में तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की भलाई है। कोई इस हद तक कैसे गिर सकता है? आध्या सोचती है। उसका मन घृणा से भर चुका था। वो जानती थी कि आयशा जो कर रही है उसके पीछे उसके कारण है, पर अपनी लड़ाई में एक 4 साल के बच्चे को लाना कहाँ सही है? इसे तो मैं बताती हूँ, आध्या कहती है और उस गुड़िया को उस बॉक्स में डाल अपना फोन लेती है और गुस्से से भनभनाते हुए बाहर निकल जाती है। प्रिया के वजह से उसे आयशा का एड्रेस तो मिल ही चुका था। वो ऑटो लेती है और आयशा के घर के तरफ बढ़ जाती है। इस बार आयशा ने सीधा उसके बच्चे पर वार किया था, जो उसके बर्दाश्त से बाहर था। दूसरी तरफ आयशा आराम से बैठी हुई अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रही थी। उसे पता था कि उसका तीर बिल्कुल निशाने पर लगेगा, आखिर उसने निशाना ही ऐसा चुना था। वो अभी अपने प्लान के बारे में सोच मुस्कुरा ही रही थी कि तभी दरवाजे पर तेज दस्तक होती है। इतनी सुबह कौन मरने आ गया? वो चिढ़ते हुए कहती है और दरवाजा खोलने चली जाती है। वो दरवाजा खोलती है तो सामने गुस्से से तमतमाई आध्या खड़ी थी। उसकी आंखें हल्की लाल थी और उसके हाथ में अब भी वो बॉक्स था। उप्स, मुझे तो लगा था कि ये गिफ्ट लेकर अद्वैत गुस्से में तमतमाता हुआ आएगा, लेकिन तुमने आकर मेरा मूड खराब कर दिया यार। वो टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहती है। आध्या ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस एक झटके से आयशा को धकेलते हुए घर के अंदर घुस गई और हल्की गुस्से भरी आवाज में बोली, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था आयशा। मुझे क्या
करना चाहिए और क्या नहीं, इसकी राय मुझे तुमसे लेने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, मिसेज आध्या मित्तल। या मैं कहूँ, होने वाली मिस आध्या सिन्हा। वो अपनी मुस्कान कायम रखते हुए कहती है, तुम चाहे कितनी भी चाले चल लो, तुम मुझे और अद्वैत जी को अलग नहीं कर सकती आयशा, क्योंकि वो कुछ समय के लिए मुझसे नाराज हो सकते हैं, मुझ पर गुस्सा कर सकते हैं, पर मुझसे दूर नहीं जा सकते। आध्या गहरी सांस लेकर कहती है, हालांकि उसकी गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था, तब भी नहीं जब मैं अयान को उससे दूर कर दूं और इल्जाम तुम पर डाल दूं। आयशा उसे उकसाते हुए उसके कान के पास फुसफुसाकर कहती है तो आध्या का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच जाता है। वो उसे पीछे सोफे पर ढकेलती और वही सोफे के पास वाले टेबल पर पड़ा चाकू उठा उसके गर्दन पर रख देती है। वो उसकी आंखों में चेतावनी भरी नजरों से देखते हुए कहती है, मेरे बच्चे से दूर रहो आयशा, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि खुद को पहचान तक नहीं पाओगी तुम, और आइंदा से अगर तुमने मेरे बेटे का नाम लिखकर कोई बेकार सी गुड़िया भेजी न, तो मैं तुम्हारा हाल उस गुड़िये से बदतर कर दूंगी, और यकीन मानो ऐसा करने के बाद मुझे बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा। आयशा का चेहरा थोड़ी देर के लिए फीका पड़ गया था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी और डर के मारे उसने अपना थूक निगल लिया। उसकी गर्दन पर हरकत होते देख आध्या मुस्कुरा देती है और उसके गर्दन से चाकू हटा देती है। मुझसे और मेरे परिवार से तुम जितना दूर रहोगी न, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा आयशा, वो कहती है और अपने हाथ से चाकू फेंक दरवाजे के तरफ बढ़ जाती है। मैंने तो अभी खेल शुरू ही किया है आध्या, और तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है? तुमने यहाँ आकर सही नहीं किया आध्या। मैं तुम्हें इस खेल में नहीं घसीटना चाहती थी, पर अब जब तुम आ ही चुकी हो तो ऑल द बेस्ट, क्योंकि अब मेरे निशाने पर तुम भी हो, तो थोड़ा बचकर रहना। आयशा हल्का खांसते हुए कहती है, अगर मैं तुम्हारे निशाने पर हूं तो फिर उम्मीद करती हूं तुम्हारा निशाना चुकेगा नहीं, क्योंकि अगर एक बार निशाना चुका न, तो दोबारा निशाना लगाने का लायक नहीं बचोगी तुम। वो उसे घूरते हुए कहती है और वहां से चली जाती है। उसके जाते ही आयशा गुस्से में सोफे पर रखे तकिए और टेबल पर रखी अपने नाश्ते के प्लेट को फेंकते हुए कहती है, वो 2 टके की लड़की समझती क्या है खुद को? मुझे आयशा को धमकी देगी वो? मेरे गले पर चाकू रखा ना तुमने आध्या। अब देखो मैं कैसे तुम्हें सिर्फ अद्वैत की जिंदगी से ही नहीं बल्कि इस दुनिया से निकाल फेंकती हूँ। वो गुस्से में तमतमाए चेहरे के साथ बड़बड़ाती है और किसी को फोन लगा देती है। दूसरी तरफ अद्वैत उठता है तो उसे आध्या नजर नहीं आती। वो पूरे कमरे में चेक करता है, पर उसे वो नहीं मिलती तो वो नीचे के तरफ बढ़ जाता है। दिवू, अपनी भाभी को देखा क्या तुमने? वो अपना फोन चला रही दिव्या से पूछता है। नहीं भाई, भाभी तो सुबह से ही नजर नहीं आ रही है, दिव्या जवाब देती है। माँ, आपने आध्या को देखा क्या? वो किचन से निकलती आराधना जी से पूछता है। नहीं बेटा, मैंने तो नहीं देखा। हो सकता है वो अयान के कमरे में हो। वो नाश्ता डाइनिंग टेबल पर रखते हुए कहती है। नहीं माँ, वो वहां भी नहीं है। वो आराधना जी से कहता है और खुद में बड़बड़ाता है, पता नहीं कहाँ चली गई वो अपने बालों में हाथ फेरते हुए सोचता है। तभी उसे दरवाजे से अंदर आती आध्या दिखती है। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम इस वक्त कहाँ से आ रही हो?
वो हल्के गुस्से में पूछता है क्योंकि आध्या के न मिलने से वो घबरा गया था। कहाँ जाऊंगी मैं मिस्टर मित्तल? बस गार्डन में थोड़ा घूम रही थी। आध्या नकली मुस्कुराहट के साथ कहती है क्योंकि अद्वैत को आयशा के बारे में बताकर वो उसे परेशान नहीं करना चाहती है। सच कह रही हो तुम? वो उसे शक भरी नजरों से देख कहता है तो आध्या थोड़ा घबरा जाती है लेकिन फिर हाँ में सर हिला देती है। ओहो अद्वैत, वो कह रही है न कि वो गार्डन में थी, फिर क्यों परेशान कर रहे हो उसे? जाओ जाकर तैयार हो जाओ, ऑफिस भी जाना है न तुम्हें। और आध्या तुम आओ मेरी थोड़ी मदद करवा दो। अद्वैत आगे आध्या से कुछ पूछता उससे पहले ही आराधना जी उसे टोकते हुए कहती है तो वो आध्या को देखते हुए वहां से चला जाता है। आध्या भी आराधना जी बातें सुनहा में सर हिला उनके तरफ बढ़ जाती है। अद्वैत अपने कमरे में जा चुका था और आध्या आराधना जी के पास जाकर खड़ी हो गई। अगली बार कहीं जाओ तो मुझे बताकर जाना ताकि मैं बात को संभाल सकूं। ठीक है, आराधना जी उसके तरफ देख कहती है। आप पूछेंगी नहीं मैं कहाँ गई थी? आध्या नजरें झुकाकर कहती है तो आराधना जी हल्का मुस्कुराती है और प्यार से उसके गाल पर हाथ रख कहती है, नहीं, मुझे पता है मेरी बच्ची बिना वजह कहीं नहीं जाएगी और अगर वो मुझसे छुपा रही है तो उसके पीछे भी कोई वजह होगी, इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं पूछ रही क्योंकि मुझे पता है कि सही समय आने पर तुम खुद मुझसे सब कुछ शेयर करोगी। उनकी बात सुन आध्या के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वो थोड़ी इमोशन हो जाती है क्योंकि इतना तो उसकी माँ ने भी उसे नहीं समझा था जितना आराधना जी समझने लगी थी। वो मुस्कुराते हुए आराधना जी को साइड से गले लगाती है और उनके गाल चूम बोलती है, आई लव यू सासू माँ, यू आर द बेस्ट। अहम अहम। आध्या बेटा, तुम्हें नहीं लगता तुम मेरा हक छीन रही हो? राघव जी वहां आकर खांसने का नाटक कर कहते हैं तो आध्या शर्मा जाती है। वो हड़बड़ाते हुए आराधना जी से अलग होती है। धत्त, इतने बेकार टाइम पर आकर आपने हम सास बहू का मोमेंट खराब कर दिया। आराधना जी थोड़ा शर्माते हुए कहती है। मैं तो मजाक कर रहा था आराधना। राघव जी चेयर पर बैठ मुस्कुराते हुए कहते हैं, और तुम ये किस न अपने पति के लिए बचा कर रखो। कमरे में मुंह फुलाकर बैठा होगा वो आध्या को घूर कर कहती है, अरे सासू माँ, उनकी चिंता आप मत करो, उन्हें मनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। आध्या शरारत से कहती है। तभी उसकी नजर सीढ़ियों से नीचे आते अद्वैत पर पड़ती है और वो चुप हो जाती है। अद्वैत अपनी चेयर खींच बैठ जाता है तो आध्या उसे नाश्ता परोसने लगती है। सब खाना शुरू करते हैं। अद्वैत देखता है कि आध्या अभी तक खड़ी है तो वो सख्त आवाज में कहता है, मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है जो मैं बाद में किसी के लिए रुकूंगा, इसलिए जिसे मेरे साथ ऑफिस जाना है वो अभी ही नाश्ता कर ले। लो आ गए। ये अपने पुराने अवतार है, मतलब सीधा सीधी तो बोलना सीखा ही नहीं है इन्होंने। क्या होता अगर कह देते कि तुम भी मेरे साथ नाश्ता कर लो, लेकिन नहीं, इन्हें तो तंज कसना होता है न मुझ पर, लेकिन गलती भी तो मेरी ही है न, मुझे बताकर जाना चाहिए था इनको। आध्या बड़बड़ाते हुए सोचती है और अद्वैत के बगल में बैठ जाती है। कुछ समय बाद वो दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और अद्वैत
और आध्या पीछे बैठे हुए थे, लेकिन अद्वैत आध्या से बात नहीं कर रहा था और आध्या उससे बात करना चाहती थी, पर शुरुआत कैसे करें, यही सोच वो अपने दुपट्टे को अपनी उंगली पर लपेट और हटा रही थी, जिसे अद्वैत बहुत समय से नोटिस कर रहा था। अद्वैत जी, वो अपनी आवाज चाशनी जैसी मीठी कर बोलती है तो अद्वैत न चाहते हुए भी उसकी आवाज सुन उसके तरफ मुड़ जाता है। वो सुबह के लिए सॉरी ना, मुझे सच में नहीं पता था कि आप इतने नाराज हो जाएंगे। आई प्रॉमिस अगले बार से कहीं जाने से पहले मैं आपको बता दिया करूंगी। आध्या अपने कान पकड़ मासूमियत से कहती है तो अद्वैत के सीरियस चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ जाती है। अब वो कहता है और लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चलाने लगता है। ये हम क्या होता है, आध्या चिढ़कर कहती है। एक तो वो इतने प्यार से माफी मांग रही थी और अद्वैत ने सिर्फ हम कहकर बात खत्म कर दिया था। हम मतलब ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। वो लैपटॉप पर ध्यान लगाए कहता है तो आध्या को गुस्सा आ जाता है। कहाँ वो उससे माफी मांग रही थी और कहाँ वो था कि अपने लैपटॉप में बिजी था। आध्या गुस्से से उसका लैपटॉप उससे छिन अपने पीछे रखती है और खुद जाकर उसके गोद में बैठ जाती है, जिसे देख अद्वैत की आंखें हैरानी से थोड़ी बड़ी हो जाती है। मैं यहाँ आपसे माफी मांग रही हूँ और आप है कि तब से लैपटॉप में लगे हुए है, आध्या मुंह फूला कर कहती है तो अद्वैत उसके कमर को अपने दोनों हाथ से पकड़ उसे हल्का अपने करीब खींच कहता है, अच्छा तो मेरी बीवी को मुझसे शिकायत है कि मैं अपने लैपटॉप पर लगा हुआ हूँ और सुबह जो खुद गायब हुई थी उसका क्या? सॉरी ना, आगे से पक्का ऐसे नहीं करूंगी। वो अपने दोनों कान पकड़ माफी मांगते हुए कहती है, तुम्हें बार बार माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है और सॉरी, सुबह मैं कुछ ज्यादा रिएक्ट कर गया था, मैं परेशान हो गया था। आध्या तुम्हें हमारे कमरे में न देख, अद्वैत हल्की मुस्कुराहट के साथ कहता है तो आध्या मुस्कुरा देती है। वैसे गुस्से में कहीं तुम ये तो नहीं भूल गई ना कि हम गाड़ी में अकेले नहीं हैं, हमारे साथ ड्राइवर भी है। वो उसके कान के पास शरारत से फुसफुसाकर कहता है तो आध्या की आंखें बड़ी हो जाती है। ड्राइवर के बारे में याद कर वो हड़बड़ाते हुए अद्वैत के गोद से उतर जाती है। वो अद्वैत के गोद में बैठी हुई थी, वो भी ड्राइवर के सामने। ये बात सोचकर ही उसे काफी शर्म आ रही थी और वो न तो ड्राइवर से नजरें मिला पा रही थी न ही अद्वैत से। अद्वैत उसकी बाजू पकड़ अपने तरफ खींचता है तो आध्या उसके कोट में अपना मुंह छुपा लेती है। रिलैक्स आध्या, तुम्हें इतना अनकंफर्ट होने की जरूरत नहीं है, तुमने कुछ गलत नहीं किया, ये तो तुम्हारा हक है। वो उसके कंधे को सहलाते हुए कहता है तो आध्या की शर्म थोड़ी कम होती है, लेकिन वो अपना मुंह उसके कोट से बाहर नहीं निकालती। थोड़ी देर बाद वो लोग ऑफिस पहुंचते हैं। आध्या अद्वैत का हाथ पकड़े अंदर आती है क्योंकि आज उसे घबराहट हो रही थी। कल तो वो यश के बारे में सोच रही थी, इसलिए उसने ऑफिस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, पर आज इतना बड़ा ऑफिस देख उसे लग रहा था कि वो खो जाएगी, इसलिए वो कसकर अद्वैत का हाथ पकड़े चल रही थी। अद्वैत एक तरफ खड़े रोहन के पास आता है और कहता है, रोहन, तुम आध्या को फाइनेंस डिपार्टमेंट दिखा दो और हाँ, इसे फाइनेंस मैनेजर से मिलवा देना और इसे इसका काम भी बता देना। ठीक है? यस सर।
आइए मिसेज मित्तल, इस तरफ। वो उसे आगे के तरफ इशारा कर कहता है तो आध्या हाँ में सर हिला उसके पीछे चलने लगती है। अद्वैत उसे तब तक देखता रहता है जब तक वो उसके आंखों से ओझल नहीं हो जाती। उसके बाद वो एक गहरी सांस लेकर अपने केबिन के तरफ बढ़ जाता है। इधर रोहन आध्या को फाइनेंस डिपार्टमेंट में लाता है और एक टेबल के तरफ इशारा कर कहता है, मिसेज मित्तल, ये रहा आपका टेबल। आज से आप यहीं काम करेंगी। उसकी बात सुन आध्या उस मुस्कुराकर उस टेबल को देखती है और उस पर अपना हाथ फेरने लगती है। तभी रोहन उसे एक केबिन के तरफ इशारा कर कहता है, और ये हमारे फाइनेंस मैनेजर का केबिन है, जिनके अंदर आप काम करेंगी। आइए मैं आपको इनसे मिलवाता हूँ। वो कहता है तो आध्या हाँ में सर हिलाकर उसके पीछे चली जाती है। मैं आई कम इन सर, वो दोनों गेट पर खड़े होकर पूछते हैं। कम इन, अंदर से आवाज आती है तो दोनों अंदर आते हैं। अंदर एक 28 साल का लड़का बैठा हुआ था। कुणाल सर, कल मैंने आपको आपकी असिस्टेंट के बारे में बताया था ना? वो यही है, मिसेज आध्या मित्तल नाम है इनका। आज से ये आपके साथ ही काम करेंगी। रोहन सर झुकाकर कहता है और वहां से चला जाता है। मृणाल आध्या को देखता है और कहता है, हेलो आध्या, मेरा नाम तो तुम जान ही चुकी हो, तो अब कुछ काम की बात कर लेते हैं। और हाँ, तुम्हें मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है। आखिरी बात वो मुस्कुराते हुए कहता है तो आध्या हाँ में सर हिला देती है। तुम्हारे टेबल पर 2 फाइल्स रखी हुई है जिनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार कर तुम्हें मिस्टर सीईओ को मेल करना है। तुम कर लोगी ना? वो उसे देख पूछता है। जी सर, मैं रिपोर्ट तैयार कर दूंगी, वो पूरे आत्मविश्वास से कहती है। गुड, लेकिन ध्यान रहे कि ये कंपनी का फाइनेंस डिपार्टमेंट है। यहाँ एक छोटी सी गलती भी भारी नुकसान करवा सकती है, तो कोशिश करना कि तुमसे गलती न हो। वो सीरियस होकर कहता है। जी सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मुझसे कोई गलती न हो, आध्या कहती है और केबिन से बाहर निकल जाती है। वो अपने टेबल पर बैठती है और अपना काम शुरू कर देती है।